हाय गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी के सिस्टम नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन होता है या फिर कुछ भी जो मोमेंटम होता है उसका कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है और जो इसका मेन पार्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि बॉडी का जो मेन पार्ट होता है वो ब्रेन होता है और ब्रेन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जो ये ब्रेन है, हमारे ब्रेन को चोट लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग होती है क्रेनियम बोन्स की। ये क्रेनियम बोन हैं वो 8 पेयर में होती हैं। इनके 8 पेयर होते हैं, ये 8 जोड़े होते हैं क्रेनियम बोन्स के। ये हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि बाहर से अगर कोई चोट लगे तो क्रेनियम जो है वो ब्रेन को बचा लेता है, उस पर चोट लगने नहीं देता। अब अगर ज़्यादा चोट लग गई, यानी कि चोट है वो ज़्यादा भारी है, तो उससे क्रेनियम भी कई बार डैमेज हो जाता है। जिससे क्रेनियम को बचाने के लिए उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे मेनिंजोइड कहते हैं। मेनिंजोइड ये क्या कि फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर जो है ना वो फाइब्रस जुड़े होते हैं। अगर ये फाइबर डैमेज हो गई, यानी कि मेनिंजोइटिस के अंदर कोई डैमेज आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस डिजीज़ को मेनिंजोइटिस डिजीज़ कहा जाता है। ब्रेन का जो वेट है वो 1350 से 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका मेन पार्ट आता है ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या होता है कि ये ब्रेन है वो हमारे शरीर में ऑल इन्फॉर्मेशन है, हमारे शरीर की सारी इन्फॉर्मेशंस को जो ब्रेन है वो अचीव करता है। उन सारी सूचनाएं ब्रेन को मिलती हैं। ब्रेन है वो नर्व सेल से, न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। बहुत सारी न्यूरॉन सेल होती हैं जिनसे मिलकर ब्रेन होता है। हमारे शरीर की जो लार्जेस्ट सेल है वो भी न्यूरॉन सेल ही है। फिर भी इस सेल के अंदर जो न्यूरॉन सेल है, इसके अंदर सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, रिकन्स्ट्रक्शन एब्सेंट होता है। यानी कि अगर न्यूरॉन सेल डैमेज होती है तो उसका रिफॉर्मेशन नहीं होता। 90% न्यूरॉन सेल हैं वो रिफॉर्म नहीं होती हैं। 10% सेल्स हैं वो रिफॉर्म हो जाती हैं, जिनके अंदर गीलियल सेल बनने लगती हैं और उनके अंदर सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होता है। इसे जब इनके अंदर डिवीज़न होने लगता है तो उस कंडीशन के अंदर इनके अंदर कैंसर डिजीज़ हो जाती है। और जब ब्रेन का ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर की कोई लास्ट स्टेज नहीं होती, इसकी तो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ही ह्यूमन की डेथ हो जाती है। इसके अंदर जो ये ब्रेन ट्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोले कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की जो स्टार्टिंग स्टेज है वो ही उसकी जो ब्रेन है उसके अंदर एक ट्यूमर सा बना लेती हैं और वो ट्यूमर है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर ही फट जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिर हम बात करें कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। न्यूरॉन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी जो स्टार्टिंग की में अंदर है उसके अंदर जो ये फाइबर से निकलते हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और उसकी जो आगे का हिस्सा है वो एक्सॉन होता है। दो एक्सॉन जो हैं वो आपस में अटैच नहीं होते, उनके बीच में गैप पाया जाता है। यहाँ से सूचनाएं ब्रेन के अंदर कैसे जाती हैं, कैसे वर्क करती हैं। यहाँ से जो है वो NaCl यानी कि जो सोडियम है, ये एक्सॉन के 2 गैप हैं, यहाँ से सोडियम जो है वो ब्रेन के पास पहुँचता है। और NaCl की अगर सोडियम की मात्रा अगर कम हो गई है तो हमारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती हैं। जो एक्सॉन की लंबाई होती है उसे सिनेप्स कहते हैं। फिर हम बात करें कि जो न्यूरॉन सेल है उसकी जो लंबाई है, यानी कि न्यूरॉन सेल की पूरी जो न्यूरॉन सेल के फाइबर से यानी कि डेंड्राइट से स्टार्ट होकर एंड तक जो हिस्सा है उसको सिनेप्स बोलते हैं। एक्सॉन 2 एक्सॉन के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, जहाँ से जो मैसेज होते हैं या फिर हमारी बॉडी की जो सूचनाएं होती हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है सोडियम। इस सोडियम की प्रेजेंस हमारी
हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं जा पाती हैं और उससे हमारे शरीर की जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगी और हमारे सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। इसके अंदर जो है वो रिकंस्ट्रक्शन पावर है वो हाई हो जाता है। मतलब कि जो सोडियम है, ये जो सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं और जो रिकंस्ट्रक्शन की पावर है वो ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल है उसके अंदर तो एब्सेंट होता है। और अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन की पावर किसके अंदर होती है तो वो होती है लीवर के अंदर। जैसे ही मतलब सोडियम का लेवल कम हुआ तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ से NaCl ग्लूकोज के साथ पानी में ग्लूकोज मिलाकर उसके अंदर NaCl मिलाकर दिया जाता है, जिससे सोडियम का लेवल है वो भी बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन से हमें एनर्जी भी मिल जाती है। क्योंकि इस टाइम अगर सोडियम का लेवल कम हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा। एनर्जी लेवल कम होगा तो हमें कमज़ोरी फील होने लगती है और सुस्ती सी आ जाती है। उस टाइम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज का जो घोल है उसके अंदर हम NaCl मिला देते हैं ऊपर से एक्स्ट्रा 1 चम्मच। तो फिर अगर उसको पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी मिल जाती है क्योंकि हमने ग्लूकोज ली है और NaCl का लेवल भी वापस बढ़ जाता है क्योंकि NaCl के अंदर सोडियम की मात्रा जो है वो हाई होती है। इसलिए इसकी वजह से सोडियम की मात्रा वापस बढ़ जाती है और सोडियम जो है वो इन्फॉर्मेशंस को वापस ब्रेन तक पहुंचाने लगता है। फिर हम बात करते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन्स की। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन यानी कि आगे का, मिड ब्रेन बीच के अंदर आता है, हाइंड ब्रेन जो पीछे की साइड में होता है। फिर हम बात करें कि इनके अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या इनके अंदर इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे पहले जो फोर ब्रेन है उसका पार्ट आता है सेरेब्रम। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। 60% के समथिंग जो ब्रेन का पार्ट होता है वो सेरेब्रम के अंदर ही होता है। सेरेब्रम ही सबसे बड़ा पार्ट है और इसी के अंदर हमारी जो मेमोरी पावर है वो सेरेब्रम के ही द्वारा होती है। कोई भी चीज़ हमें कितनी जल्दी याद होती है या फिर कितना हमारा सोचने का है, कितनी जल्दी हम योजनाएं बना सकते हैं, कितने जल्दी हम तर्क खोज सकते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमारी जो मेमोरी है उसकी जो पावर है वो सेरेब्रम को उसके द्वारा कंट्रोल होती है। इसके अगर कोई आदमी ड्रिंक कर लेता है यानी कि वाइन का या फिर बियर का तो उसकी जो पावर है वो मेमोरी पावर है वो कम हो जाती है। इसलिए उसको जो रात में जो होता है उसके साथ वो उसे सुबह है याद नहीं रहता। इसलिए जो ड्रिंकिंग करते हैं यानी कि जो वाइन वगैरह का यूज़ करते हैं उनका सेरेब्रम है वो कमज़ोर हो जाता है और उनकी सोचने समझने की शक्ति है वो भी कमज़ोर हो जाती है। फिर हम बात करें थैलेमस की। ये थैलेमस जो पार्ट है वो सेरेब्रम के बाद में आता है, यानी कि सेकंड पार्ट होता है ब्रेन का। ये जो हमारे इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उससे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको ब्रेन तक पहुंचाता है थैलेमस। थैलेमस पार्ट के अंदर आती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि टेम्परेचर बाहर का बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्या सूचनाएं हैं क्या नहीं हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देता है थैलेमस। फिर हम बात करें हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है कि जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन रखने का काम करता है हाइपोथैलेमस। इसके अंदर ब्रेन को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। इसके अंदर हमें भूख लगना या फिर प्यास लगना, पसीना आना, हमें किसी से नफ़रत होना, किसी से लव होना, ये सब जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसके द्वारा हार्मोन सीक्रेटेड किया जाता है, यानी कि पिट्यूटराइन हार्मोन, उसका कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। जो मेल होते हैं यानी कि आदमी होते हैं उनके अंदर जो है हाइपोथैलेमस है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं चल रहे हैं अपनी मस्ती में या फिर कहीं चाय पी रहे हैं और पास से कोई लड़की निकल गई तो बोले अरे वाह क्या बात है,
लेकिन जो फीमेल हैं उनका जो हाइपोथैलेमस है वो थोड़ा कम एक्टिव होता है, इसलिए वो जिस काम को कर रही होती हैं उसका ध्यान वहीं पर होता है। मेल है, इनका ध्यान डाइवर्ट होता है क्योंकि इनके अंदर जो हाइपोथैलेमस की पावर है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो मेल हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अंदर जो सल्फोनिक एसिड है उसकी अमाउंट अगर बढ़ जाती है तो हाइपोथैलेमस है उसकी जो शेप है वो भी बढ़ने लगती है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस की अगर शेप ही चेंज होने लगती है तो वो फिर हमारे लिए नुकसान ही होगा, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस की शेप चेंज हो रही है तो जो उसकी एक्टिविटी है ह्यूमन के अंदर वो भी चेंज होगी। फिर हम बात करें मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन के अंदर सेंस ऑर्गन्स यानी कि जो ज्ञानेंद्रियाँ माने हम, उनका ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि आँख है, कान है, इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमें सुनने का और देखने का जो कार्य करते हैं वो मिड ब्रेन के अंदर होता है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कॉर्पोरा और सेरिब्रल या पेंडिकल। कॉर्पोरा के अंदर क्या होता है, देखने का और सुनने का जो सेंसिंग होती है, जो देखने और सुनने का कार्य किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है, वो मिड ब्रेन के कॉर्पोरा भाग से किया जाता है। यानी कि हमें कोई भी साउंड सुनाई देती है कानों से या फिर हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कॉर्पोरा के द्वारा मिड ब्रेन के अंदर, फिर वो सूचना ब्रेन को मिलती है। उसके बाद हम बात करें सेरिब्रल यानी कि पेंडिकल। इसको एक और नाम भी है क्रूरा सेरेब्री। ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ भाग होता है। इसका मतलब अगर मिड ब्रेन से आपसे क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ सकता है कि मिड ब्रेन के अंदर कौन सा ऑर्गन जो है वो फंक्शनेबल होता है, तो या तो आई देगा अगला या फिर ईयर देगा। तो इसका मतलब मिड ब्रेन के अंदर देखने का और सुनने का ये काम जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलस, मेडुला ओब्लोगेंटा और पोनस विरोलाई। जो सेरिब्रल है इसके द्वारा बॉडी कंट्रोल किया जाता है, यानी कि हम चलते हैं उस टाइम जो कंट्रोल हो रहा हमारे, हमें कैसे चलना है, पैर कैसे चल रखने हैं, कहाँ से, यानी कि हमें कहीं चोट ना लगे, कोई पत्थर या फिर कांटे कहीं, उसका ध्यान रखने का कार्य करता है सेरिबेलस। कुछ ड्रिंक कर लेते हैं तो उनके अंदर जो सेरिबेलस है वो काम नहीं करता, और जो शराब पिया हुआ इंसान है वो अपने ही होश हवास में चलता है, उसे नहीं पता होता कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमारे आगे क्या है, हम कहाँ गिर रहे हैं। उस टाइम उनका, क्योंकि जो इंसान ड्रिंकिंग कर लेता है उस टाइम उनका जो सेरिबेलस है वो कंट्रोल में नहीं होता है और वो वर्क भी नहीं कर रहा होता उस टाइम। फिर हम बात करें मेडुला ओब्लोगेंटा। इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि केटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को ही मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। केटाबॉलिक के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन हो गया एमिनो एसिड में, वो हो गई केटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक 20 एमिनो एसिड है वो जुड़कर बना दिए प्रोटीन, वो हो गई एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि किसी एलिमेंट का ब्रेकडाउन होना व उसी एलिमेंट का ब्रेकडाउन होने के बाद उसका फॉर्मेशन होना, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया और फिर 20 एमिनो एसिड आए और उन्होंने प्रोटीन को वापस बना दिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो होती है मेडुला ओब्लोगेंटा के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर एक प्रोटीन ही हो, और सारे भी एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन और फॉर्म्ड स्टेज हैं वही फंक्शनेबल होती हैं। फिर हम बात करें कि इसके अंदर जो मेडुला ओब्लोगेंटा है इसके अंदर एक होल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं मेटासील। और जो मेडुला ओब्लोगेंटा है इसके अंदर क्या क्या कंट्रोल किया जाता है, हमारा सांस लेने की प्रोसेस है, खांसी हमें आती है, हमारे चबाने की प्रोसेस है वो, हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, एलिमेंट्री कैनाल, पेरिस्टेलिक कंट्रोल यानी कि कर्माकुंचन गतियाँ, यानी कि जो धीरे धीरे से जो प्रोसेस हो रही हैं एलिमेंट्री कैनाल के
अंदर डाइजेशन के टाइम मैंने बताया था कि जो भोजन है वो क्रमाकुंचन गति से गिरता है स्टोमच के अंदर। इसके अंदर देखें कि मेडुला ऑब्लिगेंटा ब्रीथिंग आ गया, हमें खांसी आ रही है उसका कंट्रोल है, हमें जो है चबाने की जो प्रोसेस है वो इसके अंदर आ जाती है, हमारी हार्ट बीट का कंट्रोल मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा होता है। ब्लड प्रेशर का मैंने वो टॉपिक ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट वाला पढ़ाया था, तब भी बताया था कि जो ब्रेन का मेडुला ऑब्लिगेंटा भाग है वो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एलिमेंट्री कैनाल के का कंट्रोल है वो भी मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। जो पेरिस्टेटिक कंट्रोल है ना वो भी मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा ही होता है, यानी कि कोई भी जो प्रोसेस है उसका धीरे धीरे होना, यानी कि डैमेज होने की संभावना को कम बनाए रखना। फिर आता है इसका थर्ड पार्ट पोन्स विरोलाई। इसके अंदर जो चबाने की प्रोसेस है वो हमारे शरीर मुंह से खाने के लसलसा बनाने के लिए जो सलाइवा यानी कि जो लार निकलती है वो आंसुओं को और जो हमारी सुनने की शक्ति है उसको, जो आँख है उन सुनने और आँख को जो मूवमेंट होते हैं उनके इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है पोन्स विरोलाई। इसका मतलब ये है कि पोन्स विरोलाई सेरिबेलस और मेडुला ऑब्लिगेंटा दोनों के इंटरमीडिएट आता है। इन दोनों के फंक्शंस को जो है वो ये भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। फिर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, जिसको हम सेकंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर रिफ्लेक्सेस कंट्रोल मेन फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, रिफ्लेक्सेस कंट्रोल। क्योंकि जिस टाइम अगर ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा, हम ब्रेन मान लो कि ब्रेन सो गया और उसने बोला कि भी देख अब मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ, और जो सारी इन्फॉर्मेशन है उनको लेगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि तू इनको अचीव कर, उनको सारों को तेरे पास ला और उनकी इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग उनका कंट्रोल कर। स्पाइनल कॉर्ड का भी एक सेफ्टी कवच होता है, उसको सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड है वो भरा होता है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, जो स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। इसे जो है स्पाइनल कॉर्ड ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अंदर 31 जोड़ी नर्व पाई जाती है, यानी कि जो 62 नर्व हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बता दूंगी, आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताएं, और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।